नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की जो सीरीज शुरू की है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। इस सीरीज के माध्यम से हम डेली बेसिस पर इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक बन सकते हैं भौतिक विज्ञान के, उनको हम कवर करते हैं तथा इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको हम डेली बेसिस पर आप तक पहुंचाते हैं। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश यानी कि लाइट। तो लाइट से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है, तो लगभग 8.5 मिनट का समय लेता है यह सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 8.5 मिनट। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश का वेग जो है अधिकतम निम्नलिखित में से किसमें देखा जाएगा, आपको बताना है। तो प्रकाश का जो वेग है अधिकतम किसमें होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो प्रकाश का वेग है अधिकतम होगा निर्वात में, यानी कि ऑप्शन बी आपका जो बिल्कुल सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा, निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वह सर्वाधिक होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और जब एक प्रकाश मतलब मान लीजिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है, आपको बताना है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो आवृत्ति होती है वह अपरिवर्तित रहती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी जो आवृत्ति है वह अपरिवर्तित रहती है। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रकाश किसके बीच जाते हुए उस मतलब आपको बताना है प्रकाश की जो गति है, यहाँ पे गति होना चाहिए था बीच में, तो प्रकाश की जो गति है किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश की जो गति है और कांच से जाते हुए जो है न्यूनतम देखने को मिलेगी, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रकाश की जो गति है कांच से जाते हुए न्यूनतम देखने को मिलेगी। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कांच से जाते वक्त जो प्रकाश की गति है वह न्यूनतम देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं। जो प्रका मतलब जिस वस्तु या पदार्थ का, आप ध्यान दीजिएगा, जिस किसी भी वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक, आप ध्यान दीजिएगा, जिस भी वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है जितना अधिक होगा उस पदार्थ में जो प्रकाश की चाल होगी वह न्यूनतम होगी। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की जो गति होती है वह न्यूनतम होती है। तो इस प्रकार से कांच जो होता है, कांच में जो प्रकाश का अपवर्तनांक होता है वह सबसे ज्यादा होता है। तो इसी कारण से कांच में जो है प्रकाश की गति न्यूनतम देखने को मिलेगी। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, आपसे पूछी जा रही है। तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, तो आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल जो स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे आप सर्च करके, या फिर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पे भी आप अगर अपना नाम लिख के और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है यहीं पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोस्तों आपका एग्जामिनेशन बहुत कम दिन बचा है, 17 अगस्त एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है जो टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। तो अभी भी आपको डेली बेसिस पे दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने हैं। 100 प्रश्नों की टोटल आपको यहाँ पे सेट मिलने वाले हैं और सभी के सभी टेस्ट और पीडीएफ सोल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। तो फटाफट जाके इसको ले लीजिए, और अगर आप चाहें तो सेपरेट टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन साइंस का देखिए जैसे 100 प्रश्न का 100 सेट दिए गए हैं, आपके जीके जीएस के 100 सेट दिए गए हैं, रीजनिंग के 51 सेट दिए गए हैं। ये सारे टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और यहीं पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ ई नोट्स टेस्ट सीरीज सारी चीजें। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा। है प्रकाश तंतु यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो प्रकाश तंतु यानी कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी, यानी कि प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए नालिकाओं में जो प्रयुक्त गैस होती है वह कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियॉन। नियॉन जो गैस होती है यह जो है ट्यूबों में, यानी कि जो आपके प्रकाश सजावट के लिए इस्तेमाल ट्यूब किए जाते हैं और विज्ञापन के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनमें जो है गैस कौन सी भरी जाती है? तो आपकी नियॉन गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नियॉन गैस। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, आपको बताना है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कब देखने को मिलेगा? तो आपका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह कब देखने को मिलेगा? तो जब प्रकाश होता है हीरे से कांच में, आप ध्यान दीजिएगा, हीरे से कांच में जब प्रकाश आपका प्रवेश करेगा तब आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन। जब प्रकाश जो होता है, जो प्रकाश की किरण होती है, जो प्रकाश की रेज होती हैं, जब वे सघन माध्यम से, आप ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो है प्रवेश करती हैं तो उस स्थिति में जो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरे से कांच में। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एंडोस्कोप जो होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप जो है यह भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है आपका एंडोस्कोप कार्य करता है। यह जो एंडोस्कोप है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो मरीज होते हैं उनके पेट के अंदर की जांच करने के लिए जो है एंडोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, तथा आपका जो एंडोस्कोप होता है यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका डी यहां पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहां पे हमारा है, मृग मरीचिका का बनना किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो मृग मरीचिका का बनना जो है प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मृग मरीचिका जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक एग्जाम्पल है, सटीक एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके अलावा मृग मरीचिका के अलावा और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, आइए उनको देख लेते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मृग मरीचिका तो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ही प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसके अलावा हीरे का चमकना, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा हीरे का चमकना, हीरा जो चमकता है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा पानी में वायु से भरे बुलबुले का चमकना, यह भी आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कांच के चटके हुए जो हिस्से होते हैं, कांच के जो टूटे हुए हिस्से होते हैं जो चमकीले होते हैं, वे भी आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन जो 17 अगस्त से होने वाले हैं दोस्तों, ग्रुप डी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने लॉन्च किए हैं। जैसे 500 क्वेश्चन तो सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रेडी किया गया है जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित और सभी हल प्रश्नों के साथ है। अगर आपका मैथमेटिक्स लो है तो इन सभी 500 प्रश्नों को लगा डालिए अभी के अभी। ये ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जीके के टॉप 70 टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज कवर करना बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन से पहले, आप पूरा रिवीजन कर डालिए। जितने भी आपके टॉपिक आते हैं उन सभी को इस टॉपिक वाइज में कवर किया गया है, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों, इनका भी ई बुक रेडी किया गया है जो पिछले 10 सालों से लगातार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं। उनके फुल डिटेल के साथ दोस्तों क्वेश्चन इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। तो ये भी सभी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके वहां से आप लोग इसको ले लीजिए। एक कटा हुआ हीरा जो है क्यों चमकता है, क्यों जगमगाता है, आपसे पूछा गया है। तो एक कटा हुआ हीरा जो होता है क्यों चमकता है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है जगमगाता है, चमकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
किसी वस्तु का जो थ्री डायमेंशनल यानी कि किसी वस्तु का त्रिविमी चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका हम प्रयोग करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी वस्तु का त्रिविमी यानी कि थ्री डायमेंशनल चित्र लेने के लिए जो है इस्तेमाल में लाया जाता है होलोग्राफी। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। होलोग्राफी की मदद से जो है हम किसी वस्तु का जो है त्रिविमी यानी कि थ्री डायमेंशनल चित्र ले सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, होलोग्राफी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण जो है करने के लिए निम्नलिखित में से किस टेक्निक का हम उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो दूरदर्शन होता है यानी कि जो टेलीविजन होता है उसका प्रसारण में जो श्रव्य संकेत होते हैं उनका प्रेषण करने के लिए जो है हम किसका उपयोग करते हैं। तो श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए जो है आवृत्ति माडुलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति माडुलन के इस्तेमाल से ही जो है श्रव्य संकेतों का प्रेषण किया जाता है टेलीविजन में, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी कि किसी मतलब जो रेटिना है यानी कि जो दृष्टि पटल है मनुष्य की आंख का, उस पर जो चित्र है वह किस प्रकार का बनता है। तो आपका रेटिना पर किसी वस्तु का चित्र किस प्रकार का बनता है। तो रेटिना पर किसी वस्तु का जो चित्र है वह छोटा और उल्टा बनता है, यानी कि वह वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद देखिएगा, वह जो प्रतिबिंब आपका होता है जो रेटिना पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक, यहाँ पे वास्तविक भी आप ऐड कर लीजिएगा, उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आपका रेटिना पर किसी वस्तु का। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप, उसका टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी तारे का जो रंग होता है उसका टेम्परेचर यानी कि उसका ताप दर्शाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, आपको बताना है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो होता है धूल कण। तो आप इसे याद रखिएगा, धूल कणों के कारण ही जो है वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण है वो संभव हो पाता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे जो है धूल कण है बिल्कुल सही हो जाएगा। धूल कणों के कारण ही प्रकाश का जो विसरण है वह हो पाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है निम्नलिखित में से किसके आधार पर। इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश का जो रंग है निर्धारित होता है किसकी मदद से, तो उसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि उसकी जो वेवलेंथ होती है उसी की मदद से जो है प्रकाश का जो रंग होता है वह निर्धारित होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो रंग होते हैं भिन्न भिन्न रंग होते हैं, जो अलग अलग कलर होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वह भी अलग अलग होती है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा सबसे अधिक जो वेवलेंथ होती है किस प्रकाश की होती है, तो आप याद रखिएगा जो रेड कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सर्वाधिक होती है। और आपका जो बैगनी कलर होता है बैगनी कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, तो बैगनी कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे निम्न होती है, सबसे कम होती है। तो इसे आप याद रखिएगा, लाल रंग के प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, सर्वाधिक होती है, और बैगनी रंग के प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा वेवलेंथ होता है। तो मैंने अभी इसके बारे में बताया है, लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी है बिल्कुल सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी वेवलेंथ के कारण यानी कि लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है सर्वाधिक होने के कारण ही जो संकेत होते हैं, जो खतरे के संकेत होते हैं उनमें जो है आपका लाल रंग का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दूर से ही जो है आपका लाल रंग दिखाई पड़ने लगता है। इसके अलावा जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं इसी कारण से ही ट्रैफिक सिग्नल का जो रंग होता है वो अक्सर लाल देखने को मिलता है। तो इसी कारण से जो है लाल रंग का जो है इस्तेमाल आपका किया जाता है किसमें, तो खतरे के निशान के लिए लाल रंग का इस्तेमाल, और ट्रैफिक सिग्नल में भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सर्वाधिक होती है। वेवलेंथ इसकी सर्वाधिक होने के कारण जो लाल प्रकाश होता है वो दूर से ही दिखाई देने लगता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, किस प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। तो मैंने इसके बारे में बताया था आपको, जो बैगनी कलर होता है इसका जो वेवलेंथ होता है वो सर्वाधिक होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बैगनी कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे
कम होता है, यानी कि सबसे न्यूनतम होता है आपका बैगनी कलर का और सबसे अधिक होता है लाल रंग का वेवलेंथ। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्रम प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होगा। आपको बताने ने कि सफेद प्रकाश जो होता है उसमें उपस्थित जो रंग होते हैं उनमें से जो रंग होता होगा प्रिज्म में सबसे कम जो विचलित होगा उसको आपको बताना है। तो प्रिज्म के द्वारा सबसे कम जो विचलित होने वाला रंग होगा वो होगा आपका लाल रंग। लाल रंग सबसे कम विचलित होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लाल रंग होगा वह प्रिज्म से गुजरते वक्त सबसे कम विचलित होगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है, आपको बताना है। तो आपने देखा होगा कि वास्तविक सूर्य उदय होने से पहले यानी कि कुछ मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई पड़ने लगता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है? तो इसका मेन कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो हमें सूर्य होता है वो वास्तविक सूर्य उदय से पहले ही दिखाई पड़ने लगता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था, क्योंकि जो लाल रंग होता है इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, जो इसकी वेवलेंथ होती है वो सर्वाधिक होती है। इसकी वेवलेंथ सर्वाधिक होने के कारण जो लाल रंग होता है यह ट्रैफिक सिग्नल में प्रयोग में लाया जाता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा जो लाल रंग होता है इसका प्रकीर्णन यानी कि यह फैलता कम है, यानी कि इसका जो प्रकीर्णन होता है वह कम होता है। कम प्रकीर्णन के कारण भी जो लाल रंग होता है वह ट्रैफिक सिग्नल में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि यह कम प्रकीर्णित होगा, यानी कि एक ही जगह पर यह केंद्रित रहता है। इसी कारण से यह दूर से ही दिखाई पड़ने लगता है। तो इसी कारण से जो है लाल रंग का उपयोग आपका ट्रैफिक सिग्नल में किया जाता है। तो दो खास बातें आपको लाल रंग की याद रखनी है। जो लाल रंग है इसकी तरंग दैर्घ्य तो सबसे अधिक होती है तथा इसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होगा लाल रंग का और इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसी कारण से ट्रैफिक सिग्नल में आपका लाल रंग उपयोग में लाया जाता है। ठीक इसका विपरीत होता है आपका बैगनी रंग। बैगनी रंग आपका इसका ठीक विपरीत होता है, यानी कि बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे अधिक होता है और इसका जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आकाश का नीला दिखाई पड़ना किस कारण से होता है, आपको पूछा जा रहा है। तो आकाश हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आकाश का नीला दिखाई पड़ना किसका एग्जाम्पल है? तो यह एग्जाम्पल है प्रकाश के प्रकीर्णन का, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो आपका आकाश होता है वह नीला दिखाई पड़ता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन इसका मेन कारण होता है। आकाश का जो नीला दिखाई पड़ता है, आकाश के नीले दिखाई पड़ने का मेन कारण होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश होता है यह काला दिखाई पड़ता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, काला। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कार के पीछे का यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का हम उपयोग करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो कार के पीछे का यातायात देखने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का। तो आप इसे याद रखिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं कार के पीछे के यातायात को देखने के लिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि आपका उत्तल दर्पण बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तथा आपका जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आपने देखा होगा जो आगे का जो मिरर होता है कार का, उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से एकदम छोटा बनता है। तो इसी कारण से जो है आपका उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है कार के पीछे का यातायात देखने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का हम उपयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल यानी कि कनकेव मिरर का जो इस्तेमाल है वह किया जाता है आपका दाढ़ी बनाने के लिए। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, कनकेव मिरर।
जो आपका यह कनकेव मिरर होता है, जो आपका अवतल दर्पण होता है, यह एक गोलनाकार होता है। किस प्रकार का होता है? गोलनाकार दर्पण होता है तथा इसका जो इस्तेमाल है यह दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आपका अवतल दर्पण इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा मैं और एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ जो अवतल दर्पण जहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा आप याद देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में आपका अवतल दर्पण इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, यानी कि जो आपके दंत चिकित्सक होते हैं, उनके द्वारा दांतों का इलाज करने के लिए रोगियों के दांत को देखने के लिए जो है, रोगियों के दांत का जो बड़ा प्रतिबिंब है उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो टॉर्च होती है, टॉर्च में आपका अवतल दर्पण होता है। इसके अलावा आपका जो सर्च लाइट होती है तथा वाहनों की जो हेडलाइट होती है, वाहनों की हेडलाइट आप याद देखिएगा, वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी आपका जो है अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जो है आपका सोलर कुकर में अवतल दर्पण ही इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये सभी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं अवतल दर्पण में। वहीं हेडलाइट में, कार की हेडलाइट में तो आपका होता है अवतल दर्पण, परंतु कार की जो बैकलाइट मतलब कार का जो पीछे का दृश्य है देखने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं किसका? तो हम लाते हैं उत्तल दर्पण का। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप हमारा है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी से बना जो प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक और बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो मान लीजिए जब कोई दो समानांतर समतल दर्पण है उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाएगी तो बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे उनकी संख्या अनंत होगी, असंख्य होगी। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आपकी हो जाएगी अनंत, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखने पर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से संभव है कि किसमें संभव होगा आपको बताना है। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वह किसमें संभव होता है? तो आप ध्यान से आप याद कर लीजिएगा, प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वह संभव होता है प्रिज्म में। किसमें? तो प्रिज्म के द्वारा जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट संभव होता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए, जो प्रकाश होता है वह जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इन 7 रंगों के बारे में हम आगे देखेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं। विब ग्योर, आप इसे याद कर लीजिएगा, ये आपके 7 रंग होते हैं। विब ग्योर, वाई से आपका क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। वायलेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वायलेट का मतलब होता है बैगनी। आई से आपका इंडिगो हो जाएगा। इंडिगो का मतलब आपका होता है जामुनी। बी से आपका ब्लू यानी कि नीला। जी से ग्रीन, यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे आर आपका होगा। इसके बाद जी के बाद ग्रीन, और जी का ग्रीन हो जाएगा। वाई का येलो यानी कि पीला। ओ का ऑरेंज यानी कि नारंगी हो जाएगा। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? आर का मतलब लास्ट में जो आर है, आर का मतलब आपका हो जाएगा रेड हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपका बैगनी होता है और सबसे लास्ट में आपका होता है रेड। तो दोनों आपको शुरू के रंग और लास्ट के रंग दोनों आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो आपका विबग्योर होता है यानी कि प्रकाश का जो 7 रंगों में क्या होता है, प्रकाश जो 7 रंगों में विभाजित होता है उसमें शुरू का रंग कौन सा होता है, लास्ट का रंग कौन सा होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए। तो पहले आपको सबसे स्टार्टिंग मिलेगा और बैगनी, फिर मिलेगा आपको सबसे इधर से सबसे लास्ट में रेड। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट कौन कौन से होते हैं? ठीक, मैंने आपको ये चीज़ें बताई है कि दोनों सीमांत जो वर्णपट होते हैं कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे वायलेट यानी कि बैगनी, इधर है आप देख रहे हैं, और इधर आप देख रहे हैं रेड। यही मैंने आपको बताने की कोशिश की थी पिछले स्लाइड में। तो एक तरफ आपका बैगनी होता है और एक तरफ आपका रेड यानी कि लाल होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बैगनी और लाल। तथा ये 7 प्रकाश जिसमें विभाजित 7 रंगों में ये 7 रंग आपको दिए गए हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं, बिल्कुल क्रम में आपको याद रखने हैं। इनमें से कभी कभी बीच का भी रंग पूछ लिया था कि यानी कि जो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है इसमें से बीच का सबसे रंग कौन सा होता है? तो बीच में आप देख रहे हैं ग्रीन है, तो ग्रीन बीच का रंग होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है हमारा,
जल में वायु का जो बुलबुला होता है निम्न में से किस तरह से व्यवहार करता है आपको बताना है। तो जल में वायु का जो बुलबुला होता है निम्नलिखित में से किस तरह से व्यवहार करता है। तो जल में वायु का जो बुलबुला होता है यह आपका अपसारी लेंस की प्रति, यानी कि अपसारी लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस को हम कहते हैं अवतल लेंस। तो यह अवतल लेंस की भांति जो है व्यवहार करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। अवतल, यहाँ पे ऑप्शन डी, अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस। क्या कहते हैं, अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ऑप्शन में अपसारी लेंस भी दे दिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, अपसारी ही अवतल लेंस होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा जल में वायु का बुलबुला। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं आपको बताना है। तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उपयोग में लाया जाता है आपका उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तल लेंस का जो इस्तेमाल है वह हम दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए करते हैं। आपका जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें जो निकट की जो वस्तुएं होती हैं हमें साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, निकट की जो वस्तुएं होती हैं दूरदृष्टि दोष में साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसी कारण से जो है हम इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा आपका जो दूर दृष्टि दोष होता है इसमें निकट की वस्तुएं तो साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं जो है इसमें, दूर की वस्तुएं जो है इसमें स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और मायोपिया जिसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, इसको किस लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को हम किस लेंस की सहायता से ठीक कर सकते हैं। तो अवतल लेंस की सहायता से जो है आपका निकट दृष्टि दोष आपका ठीक हो सकता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, अवतल लेंस की सहायता से जो है आपका निकट दृष्टि दोष जो है ठीक हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं, यानी कि इसमें दूर की जो वस्तुएं होती हैं वह साफ नहीं दिखाई पड़ती। दूर की वस्तुएं हमें साफ नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन निकट की जो वस्तुएं होती हैं वह हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। दोनों मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में होता है कि इस रोग से जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है उस व्यक्ति को जो है एक निश्चित दूरी के बाद जो वस्तुएं होती हैं वो साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं, परंतु उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई पड़ती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इस दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस में जो है किस प्रकार का लेंस होता है। तो पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस में हम किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, खोज बत्ती जो होती है यानी कि सर्च लाइट जो होती है इसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था। खोज बत्ती यानी कि सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट और टॉर्च, इन तीनों में जो है आपका अवतल दर्पण इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, अवतल दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को हम कहते हैं नतोदर दर्पण, या इसको आप एक और इसका नाम है अवतल दर्पण, इसको कह लीजिए आप, दोनों एक ही हैं। तो इनका जो इस्तेमाल है आपका खोज बत्ती, इसके अलावा टॉर्च हो गया, इसके अलावा आपका वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें जो है अवतल दर्पण यानी कि नतोदर दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर जो होती है यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है आपको बताना है। तो लेंस की जो शक्ति होती है तो डायोप्टर से मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लेंस की शक्ति होती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है आपको बताना है। तो आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के फिल्म से तुलना की जा सकती है, यानी कि परंपरागत जो कैमरा होता है उसका जो फिल्म वाला हिस्सा होता है
उसकी जो तुलना है आंख के रेटिना से की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फिल्म से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है, तो उसकी रेटिना पर बनता है, उसके दृष्टि पटल पर बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में इसको हम कहते हैं रेटिना को दृष्टि पटल, यानी कि रेटिना पर जो है आपका किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और 3 मूल रंग आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से होते हैं। यह लास्ट प्रश्न अभी हमारा आज का है। तो 3 मूल रंग कौन कौन से होते हैं, तो 3 मूल रंग आपको मिलेंगे, कौन कौन से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लाल, हरा और नीला। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाल, हरा, नीला किस में है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में, यानी कि यहाँ पे नीला हो गया यानी कि ब्लू हो गया, हरा यानी कि आपका ग्रीन हो गया, और आपका लाल यानी कि रेड हो गया। तो आप इसे याद रखिएगा, नीला, हरा और लाल है, इसको आप कह लीजिए लाल, हरा और नीला। ये सभी आपके 3 प्राथमिक रंग होते हैं, तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नीला, हरा और लाल, ये आपके क्या होते हैं, 3 प्राथमिक रंग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रकाश का जो चैप्टर था, लाइट का जो चैप्टर था, उससे जुड़े टोटल इंपॉर्टेंट 41 एमसीक्यूज को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। इसका अगला टॉपिक हम जल्दी अपलोड करेंगे, फिजिक्स का एक अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।